खुशी की बात है कि आज समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में सभी लोग सदस्यता ले रहे हैं। सबसे पहले पूर्व में बहुत समाज में काम करने वाले, जमीन पर गरीब, मजलूम, बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने वाले, समय समय कठिन परिस्थितियों से भी निकलने वाले दद्दू प्रसाद जी, उनका मैं स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। उनके बड़ी संख्या में साथी जो यहां पर मौजूद हैं, उनका धन्यवाद देता हूं। बहुत बड़ी संख्या में जो हॉल के बाहर हैं, जो अंदर नहीं आ पाए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और दूर दराज जो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, क्योंकि संभव नहीं था सब लोगों का यहाँ आना, बड़ी संख्या में इनसे जुड़े हुए लोग पूरे प्रदेश में, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं दद्दू प्रसाद जी के माध्यम से। इधर सलाउद्दीन साहब से बहुत बार चर्चा हुई, इनके बहुत साथी सहयोगी समय समय पर हमसे मिले, ये दूसरे दल को मजबूत कर रहे थे। अब समाजवादी आंदोलन को और समाजवादी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मैं सलाउद्दीन साहब का और उनके साथ जितने सहयोगी साथी आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। श्री देव रंजन नागर जी मेरे साथ पहले से जुड़े हैं और पार्टी का और पार्टी के सिद्धांतों को, कार्यक्रमों को ठीक तरीके से समझते हैं। और आज जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं और दुनिया में जिस तरह की राजनीति चल रही है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और तमाम विचारधाराओं का प्रभाव डाला जा रहा है, उन सब चीजों को समझने वाले मुझे खुशी है कि आज देव रंजन नागर जी समाजवादी पार्टी में आकर के हमारी पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। भविष्य में सरकार कैसे बने उस दिशा में लेकर जाएंगे। जगन्नाथ कुशवाहा जी पूर्व बसपा संस्थापक हैं, प्रदेश कार्यकारिणी समिति में हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में लोग आए, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये सभी साथी वो लोग हैं जो पीडीए की लड़ाई को, संविधान को बचाने की लड़ाई को, देश के कानून को बचाने की लड़ाई में, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की लड़ाई में, हमारे किसानों के सम्मान के लिए, जो हमारे दबे कुचले हैं, जो पीड़ित शोषित लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन सबको सम्मान दिलाने के लिए जो बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी फैला रही है, महंगाई बढ़ा रही है, हमारे बाजार को खत्म कर रही है, उस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए आए, मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। इसके साथ साथ हमने और आपने एक बहुत ही समय समय पर एक बहुत बड़ी योजना के बारे में सरकारी प्रचार सुना होगा और देखा है हम लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं थकते अपनी योजनाओं को बताने में। आज एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, मुद्रा योजना, उसके लगभग 10 साल पूरे हो रहे हैं और 10 साल में इस योजना ने कोई खास ठोस प्रभाव समाज में और अर्थव्यवस्था में नहीं छोड़ा है। ये मुद्रा योजना नहीं, ये झूठा योजना बनकर के रह गई है। मैं कुछ सवाल जनता की तरफ से या जो सवाल आ रहे हैं मुद्रा योजना को लेकर के, उनको जरूर रखना चाहता हूं। मुद्रा योजना की पहली 10 की पारी होने पर 10 वर्ष के नाम पर निम्नलिखित 10 महत्वपूर्ण, सरल और सीधे सवाल तो जनता भाजपाई से पूछ सकती है और हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, क्योंकि आंकड़े के खेल में कोई नहीं जीत सकता उनसे। समय समय पर जो आंकड़े सरकार बताती है, लेकिन
लेकिन वो आंकड़े कहां से आते हैं, किस मेथोडोलॉजी से आते हैं, किस तरीके से वो प्राप्त करते हैं, उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। चाहे जो बड़े बड़े महाआयोजन हुए हैं उसकी जो आंकड़े बताए गए, वो आंकड़े तो बढ़ चढ़ करके बताए गए, लेकिन जब कभी भी हम और आप लोग सवाल करते हैं कि जो लोग खोए हैं, जिन लोगों की जान चली गई, जो लोग सड़क के आने जाने में जिनकी जान चली गई, उसके जवाब में कोई आंकड़ा सरकार की तरफ से नहीं आता है। तो इसलिए मुद्रा योजना को लेकर के क्या सच में 52 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना का पैसा मिला? यदि ये सत्य है तो मुद्रा ऋण लेने वालों ने अगर 2 लोगों को भी रोजगार दिया तो पूरे देश में बेरोजगारी लगभग शून्य होनी चाहिए। क्या इस तथ्य में कोई डिफरेंस नजर आता है, विसंगति नजर आती है? जब दोनों ही आंकड़े सरकारी हैं तो मुद्रा योजना या बेरोजगारी के आंकड़े में से किसको सही माना जाए? क्योंकि अगर योजना 52 करोड़ लोगों तक पहुंची और 52 करोड़ में अगर एक प्राप्त ने 2 लोगों को भी नौकरी दी है तो सोचो आंकड़ा कितना बड़ा बनता है। मुद्रा योजना में लोन लेने के रूप में बांटा 33 लाख करोड़ रुपया किसके खाते में गया है? ये 10 साल की योजना में कोई छोटा मोटा पैसा नहीं इकट्ठा हुआ है या बांटा नहीं गया, 33 लाख करोड़ रुपया बांटा गया है। क्या इन खातों की कभी जांच परख या लेखा परीक्षण या कहीं ऑडिट हुआ है? क्या इनके द्वारा समर्थित या शुरू हुए उपक्रमों में कभी लाभ कमाया और दिखाया गया हो? क्या सरकार को इनसे कभी इनकम टैक्स प्राप्त हुआ, और हुआ होगा तो कितना हुआ होगा? क्या इनमें से किसी ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया? कि अगर 52 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया है तो क्या जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कराया गया कि नहीं कराया गया? इनसे कुल कितना जीएसटी प्राप्त हुआ? बैंकों को मुद्रा योजना के वितरण पर हुए कुल खर्च और इससे मिले कुल ब्याज के बीच क्या कुछ लाभ हुआ, या ये योजना कुछ अपने लोगों को बैंकों के खजाने से पैसा पहुंचाने का माध्यम मात्र बनकर रह गई है? जवाब जुमलाई सरकार देगी या बैंक? ये जो 33 लाख करोड़ और 52 करोड़ लोगों को पहुंचाया गया इससे लोन का, तो आखिरकार जवाब कौन देगा, सरकार देगी या बैंक देगी? ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए बहुत सारे फैसले लेती है। अपनी हर योजना की नाकामी छिपाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर रही है, लोकतंत्र की परवाह नहीं कर रही है, कानून की परवाह नहीं कर रही है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अगर राम जी या सुमन जी के साथ कोई घटना होती है या समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस संगठन पे हाथ रखे हुए हैं। जितने भी लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं, हालांकि जाति की बात नहीं करनी चाहिए, जातियों की बातें समाजवादी लोग नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाति कनेक्शन भी उन्हीं का उनसे दिखाई देता है। क्योंकि पकड़े कौन? करने वाला वही, पकड़ने वाला भी वही, रिपोर्ट लिखाने वाले अगर जाएं तो सामने वही दिखते हैं। इसलिए अगर कहीं कोई घटना हो रही है, अगर किसी को किसी तरह की अपमान भी होता है तो कि जिम्मेदार अगर कोई है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वही बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरीके से हिटलर के जमाने में ट्रूपर्स होते थे, उसी तरीके से इन्होंने एक हिडन अंडरग्राउंड फौज तैयार की है जो समय समय पर लोगों को अपमानित कर रही है, थानों में अपमानित कर रही है, तहसील में अपमानित कर रही है, पैसे लूटने में सबसे ज्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग कहते थे कि यहां जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए,
इनका खुद अधिकारी पकड़ा गया और अगर वो कहीं छिपा नहीं है, वो मुख्यमंत्री आवास में छिपा होगा। मैं एक बार फिर दद्दू प्रसाद जी, देवरंजन नागर जी और सलाउद्दीन साहब से लेकर के जगन्नाथ कुशवाहा जी, जितने भी उनके सहयोगी साथी आए हैं, मैं उन सब का अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में जो पीडीए का रास्ता है, पीडीए का संघर्ष है, उसको और मजबूत बनाने का काम करेंगे। बंद हो गए, इससे 45,000 लोगों का जो है बेरोजगार हो गए, जबकि ये आंकड़ा इनका सरकारी आंकड़ा, जबकि ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी एक कानपुर की फर्टिलाइजर कंपनी बंद होने की कगार पे उसने कहा कि मैं प्लांट बंद कर दूंगा और उससे भी काफी लोग जो है बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी की क्या है प्रदेश में कि सरकार जो है इस पर तवज्जो न देके अपने दूसरे मुद्दों में भटका देती है। जो आप सवाल पूछ रहे हैं एमएसएमई का, ये मुद्रा लोन भी कहीं ना कहीं उन्हीं कारोबारियों के पास पहुंचा होगा। सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि अगर 33 लाख करोड़ पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा हिस्सा आया होगा और उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सबसे बड़ी संख्या में है, यही हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करती है इंडस्ट्री, और यही सबसे ज्यादा रोजगार और नौकरी देने का काम करती है। अगर उसी इंस्टीट्यूशन को ये खत्म कर रहे हैं और इनकी गलत नीतियों के कारण हो रही हैं, तो उसी को छिपाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रहे हैं। और जब से ये अयोध्या हारे हैं, तब से ये और कम्युनल होते चले जा रहे हैं। हालांकि अगर वो सुने तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर हम लोग उनकी टिप्पणियों को सुने, मैं तो कहूंगा कि अगर पूरा वीडियो किसी के पास हो तो थोड़ा समय लगेगा, तब तक वो हम लोग अपलोड कर लें या उसको यूट्यूब से निकाल लें। मैं कहूंगा कि वो जो जहां से अरविंद केजरीवाल जी का शुरू करती हैं वो, क्योंकि ये सुनना जरूरी है। ये कॉन्फिडेंस या इस तरह की भाषा देने के लिए जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है वो आखिर कहां से आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, हालांकि मेरा आपका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बीजेपी वाले सोचते होंगे कि आपसे मैंने सवाल पूछवाया होगा। हालांकि वो विषय ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं। एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। अभी सुन लो बेटा, क्योंकि तुम नए हो, और नया मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पत्रकार साथी 8 बजे कोई सो के नहीं उठता। इनको जगाया गया था मेरे घर पहुंचाने के लिए। और एक और व्यक्ति है, अमरोहा का है कि मुरादाबाद का है, पत्रकार साथी जानते होंगे उसका नाम, मैं नाम स्लिप कर रहा हूं। वो दैनिक जागरण, और एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी। मुझे कोई संकोच नहीं है, एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, उनके इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर, ये जो टर्म आज मुख्यमंत्री यूज कर रही है, जो आप सवाल मेरे से पूछ रहे हो, इन सब ने मिलकर के साजिश रची थी। और ये पीडीए परिवार के लिए कोई नई चीज नहीं है, इनको अपमानित होना ही पड़ता है। कोई ऐसा पीडीए परिवार का यहां बैठा ये नहीं कह सकता है कि समाज में कभी न कभी वो अपमानित न हुआ हो। उन्हें अपमानित होना ही पड़ता है। ये हम लोगों की लंबी लड़ाई है, और एक कोई मनु गड़बड़ आए थे, उन्होंने ये व्यवस्था की जिसकी वजह से हमें आज भी अपमानित होना पड़ रहा है। तो ये मनु महाराज गड़बड़ कर गए, जिसकी वजह से आज भी हम लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है। और अगर वीडियो आ गया हो तो जरूर दिखाइए, ये चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देगा आपको स्क्रीन पर। तो वो थोड़ा कांग्रेस से लगाव रखता है। आज से न्यूज 24 पे कोई नहीं जाएगा। आप
खासकर तब रामनवमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कम्युनल टेंशन जैसी स्थिति बनी हुई है। प्रयागराज का मामला है, सलार मसूद गाजी की दरगाह पर कुछ लोग भगवा झंडे लेकर जाते हैं, टीएमएसपी को बताकर फेसबुक पर लाइव करते हुए जाते हैं, दरगाह के ऊपर चढ़ते हैं, भगवा झंडे लहराते हैं और इस घटना के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, खुलेआम घूम रहे हैं और वो खुद को बीजेपी का नेता बताता है। देखिए, कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है, दो एंगल जो मुझे समझ में आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं उस बात पे, लेकिन आप इस पर विचार जरूर करना। करने वाला मुख्यमंत्री जी की सेम जाति बिरादरी का है, इसलिए उसको इम्यूनिटी है किसी चीज को लेकर के। न एसओ कुछ बोलेगा, न एसपी बोलेगा, न डीएम बोलेगा, न कमिश्नर बोलेगा। इसीलिए हम लोग कहते थे कि संविधान खतरे में, कानून खतरे में। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, ये हमारी ढाल है, हमारी संजीवनी है, हमें सम्मान दिलाता है। उसी को खतरा पैदा कर रहे हैं। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, कॉन्स्टिट्यूशनल, जहां कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहां कानून हो, जहां शपथ ली गई हो, वहां पर कोई झंडा लेकर के इस तरह का व्यवहार कर ले, और फिर पुलिस जो देख करके टांग पे गोली मार देती है। तो सोचिए, बिना मुख्यमंत्री के इशारे पर ये नहीं हो सकता था। ये सब मुख्यमंत्री के इशारे पे, इसलिए क्योंकि अपनी नाकामी उन्हें छिपानी है। और नाकामी क्या है मैं बता दूं आपको। पीडीए, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, पिछले 10 साल में प्लॉट जितने भी थे, 2-3 लोगों को सब अलॉट कर दिए गए। आप पता करवा लीजिए। मंत्री तो सब ले लिया है। वीडियो आ गया। तो आप, अब हमारे पत्रकार साथी धन्यवाद कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा दिखाने के लिए। किसके? नहीं, पीडीए वाले, पीडीए वो है डेवलपमेंट अथॉरिटी है। उसमें सुनने में आया कि अभी मैं जानकारी कर रहा हूं, जानकारी कर रहा हूं कि आखिरकार वो किसको सब दिया जा रहा है। ये सब इसलिए दिया जा रहा है कि उसकी जानकारी किसी को ना हो। वे कुंभ में जो लोग चले गए, उनकी संख्या क्या है, मर गए, उनको मुआवजा नहीं दे रहे हैं आप। नहीं, ये नहीं दिखाइए, वो दिखाइए जो रियल इंटरव्यू है न्यूज़ 24 का। अखिलेश जी, आपके माननीय विधायक आर के वर्मा जी ने सदन में एक प्रश्न किया था कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक के जो शिक्षक है उनसे उत्पीड़न हो रहा है। वहीं डॉक्टर अली असद जाफरी का भी उन्होंने जिक्र किया था। प्रोफेसर आलोक कुमार राय, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, अब उन्होंने उन पर जो है जांच बिठा दी है। इस पर आपकी पार्टी का क्या एक्शन है? और लगातार अन्याय के खिलाफ लड़ते रहिए समाजवादी पार्टी। शिक्षकों को जो है अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी। जब अमेरिका से आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मैंने आपको इसीलिए कहा, मुद्रा योजना नहीं, ये झुट्टल योजना है। और फिर इकोनॉमी बचाने का काम होना चाहिए। जो इकोनॉमी गिर रही है और अब संभलने वाली नहीं है, इसलिए नहीं संभलेगी कि जो अमेरिका जैसा देश आप पे इस तरह की पाबंदियां लगा रहा है और आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कुछ नहीं किया। कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया होगा। जब आप इन्वेस्टमेंट में ही पैसा ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? तो आपकी इकोनॉमी कहां है? आपको अपनी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए अमेरिका से कुछ सीखना पड़ेगा। आपको भी चीन पर पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। क्या सरकार पाबंदियां लगाएगी? सरकार जिसके पे चाहे उसके यहाँ भेज सकती है ईडीसी व इनकम टैक्स, और फेस करना चाहिए। अगर कोई बात है तो अपना कागज दिखाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 3 साल में जो गरीबी है वो खत्म कर देंगे और इलेक्शन 2 साल बाद है। 2 साल में भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी, फिर गरीबी हटने का काम शुरू हो जाएगा। उनसे आप ये कभी क्यों नहीं पूछते? जैसे हमारे पत्रकार साथियों, 46 में 56 मुख्यमंत्री हैं वो, उनसे ये तो पूछो कि जीरो पॉवर्टी क्या है। कि केवल अधिकारियों ने बता दिया या ये इकोनॉमिस्टों ने बता दिया कि ये जीरो पॉवर्टी की लाइन है, इस पे आप बोलिए और इससे जीरो पॉवर्टी हो जाएगी। कैसे जीरो पॉवर्टी है? और वो सरकार पॉवर्टी खत्म करना चाहती है जो अभी तक ये न बता पा रही हो कि जिन लोगों को राशन दिया जा रहा है, जिन लोगों को राशन दिया है, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है।
भाई जो राशन जिनको दिया जा रहा है, हम लोग भी उत्तर प्रदेश में लगभग 12 करोड़ लोग पा रहे होंगे राशन, 15 करोड़। अगर 15 करोड़ पा रहे हैं तो इन 15 करोड़ लोगों का पर कैपिटा इनकम क्या है? तो जीरो पॉवर्टी तो तब हम डिस्कस करेंगे। केवल कह देना कि हम गरीबी हटा देंगे 2 साल में, अरे 2 साल में तो अभी चले जाओगे आप खुद ही। जो सरकार किसानों के लिए कुछ न कर पा रही हो, पैदावार की सही कीमत न दे पा रही हो, नौकरी रोजगार न दे पा रही हो, महंगाई पे